आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय की लास्ट टॉपिक, मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार होता है। अभी हम लोगों ने ब्रेन पढ़ा, यानी दिमाग के बारे में पढ़ा, मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। इसके पहले हम लोगों ने तंत्रिका ऊतक के द्वारा किस प्रकार हमारे शरीर का नियंत्रण होता है। नियंत्रण का मतलब पहले ये समझिए कि नियंत्रण मतलब क्या। नियंत्रण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं तो हर चीज़ का अलग अलग नियंत्रण करना होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो बोलने के क्रम में ये मेरे हाथ भी ऐसे चल रहे हैं, आँख भी देख रहा है, तो सारे चीज़ों का एक समन्वय स्थापित करना। नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय का मतलब कंट्रोल, सबके साथ एक तालमेल स्थापित करना। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, जब दौड़ते हैं तो क्या होता है, जब बहुत स्पीड में दौड़ रहे हैं तो उस समय हमारा आमाशय कम काम करना शुरू करता है। क्यों कम काम करेगा? क्योंकि जब दौड़ रहे हैं और आमाशय भी ज़्यादा काम करने लगेगा तो हमारे शरीर में जो है उस तरह की एनर्जी नहीं प्राप्त हो पाएगी, इसलिए आमाशय थोड़ा अपना काम जो है स्लो कर देता है। तो इस प्रकार हर एक काम को करने से दूसरा काम भी रिलेटेड होता है, और एक दूसरे के साथ किस प्रकार तालमेल बैठा करके हमारे पूरे शरीर में का नियंत्रण होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में के अंतःस्रावी तंत्र। एग्जाम में आप लोगों, मैंने एनसीईआरटी भी देखा तो उसमें ये आप लोगों को पढ़ना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं और जनन ग्रंथियां। तो इसको जानने के लिए यानी 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत सारी है, लेकिन आप लोगों को 6 पढ़ना है और मुख्य इसके कार्य के बारे में जानना है कि ये इसका कार्य होता क्या है। ये मैंने मानव का चित्र बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को दिमाग में ये फिट हो जाए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे होती है ना, ये जानना जरूरी है। जैसे ही आप बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि की, तो आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे दिमाग में पाई जाती है ना। मैंने हाइपोथैलेमस बताया था, हाइपोथैलेमस दिमाग की रचना में मैंने हाइपोथैलेमस जो बताया था, वहीं पे 2 छोटी छोटी मटर के दाने के आकार की, उसी से सटे हुए ये ग्रंथि पाई जाती है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है ना। तो देखिए, मस्तिष्क में ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 2 भागों में पाया जाता है, 2 लोब्स पाए जाते हैं। पहला को बोलते हैं इंटीरियर लोब्स और दूसरा को बोलते हैं पोस्टेरियर लोब्स। हिंदी में बोलते हैं अग्रभाग एवं पश्च भाग, है ना। आगे वालों को बोलेंगे अग्रभाग, पीछे वालों को बोलेंगे पश्च भाग, है ना। तो पहले हम लोग आज एक एक करके इस ग्रंथि के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके मुख्य कार्य के बारे में आपको जानना है ना। एग्जाम में यही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में यही डाल सकता है, या अगर आपको लॉन्ग में आएगा तो ये पूछ सकता है कि मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करें। तो 6 को लिखिएगा, और 6 लिखने के बाद ये ऐसे इस तरह का फिगर बना दीजिएगा और सारे ग्रंथियों को नामांकित करके और उसके कार्यों को लिख दीजिएगा। इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है। तो इंटीरियर लोब क्या है? इंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। इंटीरियर लोब जो है, माने अग्रभाग है, उससे ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं? ये ग्रोथ हार्मोन्स हमारे शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। हमें ये कम अगर निकला तो मनुष्य बौना हो जाता है, अगर अधिक निकला तो आवश्यकता से अधिक उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और हड्डियां मोटी होती है, एकदम भारी भरकम हो जाता है शरीर, है ना। और क्या होता है? ये अग्रभाग से जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है और निकलता है स्पर्म्स, ओवा, यानी कि शरीर में, मानव शरीर में स्पर्म जो निकलता है, पुरुषों के स्पर्म इसी
इंटीरियर लोब के स्राव से निकलता है होता है, और ओवा यानी अंडाशय, शुक्राणुओं और अंडाणुओं को बनने की जो प्रक्रिया होती है इसका नियंत्रण कौन करता है? इंटीरियर लोब यानी अग्रभाग। ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग जो क्या करता है, हमारे वृद्धि हार्मोन्स को भी स्रावित करता है और शुक्राणुओं और अंडाणुओं को के निर्माण को नियंत्रित करता है ना। और फीमेल जो है, मेल का जो जब बच्चा जन्म लेता है तो जैसे देखिएगा ऐसे स्त्रियों में इस प्रकार जो है ऐसे ही अनायास दूध नहीं स्राव हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही दूध आता है स्त्रियों के स्तनों में। तो क्यों ऐसा होता है? उस समय जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ये इंटीरियर लोब एक मिल्क सेक्रेशन के लिए एक हार्मोन स्रावित करता है, यानी कि दूध के स्राव के लिए एक हार्मोन स्रावित करता है। इससे स्तनों में दूध भर आते हैं, है ना। पोस्टेरियर लोब का क्या काम है? पोस्टेरियर लोब यानी पीछे वाला भाग जो क्या करता है, वो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। और बच्चा जो जन्म लेता है, महिलाएं जब बच्चा जन्म देती है उस समय ये हार्मोन जो है उसकी सहायता करता है, यानी उस समय स्राव होता है। तो इसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना तो स्राव करता ही है, साथ साथ सारे हार्मोन्स को के स्राव को भी वे नियंत्रित करता है कि तुम्हें कब स्राव करना है, तुम्हें कितनी मात्रा में स्राव करना है ना। तो हमारे शरीर की सारी हार्मोन्स की स्राव को ये नियंत्रित करता है, और इसको नियंत्रित करने वाला होता है हाइपोथैलेमस, जो मैंने दिमाग के चित्र में आप लोगों को बता दिया है ना। अब आते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि का, अगर पिट्यूटरी ग्रंथि लिखना होगा तो आप लोग लिखेंगे कि ये हमारे दिमाग, हमारे खोपड़ी में, दिमाग के पिछले भाग में 2 लोब्स में मटर के दाने के आकार के पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर के सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए हमें इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये मुख्यतः इसके 2 भाग होते हैं, अगला को इंटीरियर लोब और पिछला को पोस्टेरियर लोब बोलते हैं। इंटीरियर लोब जो है वृद्धि हार्मोन्स तथा शुक्राणु एवं अंडाणु तथा स्त्रियों में दूध स्राव को नियंत्रित करता है ना। पोस्टेरियर लोब जो है जल संतुलन, हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, तथा मादा में जब महिलाएं बच्चे जन्म देती है तो उस समय ये जनन में हमारी सहायता करता है। अब आते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि जो है यहाँ पर है, देखिए थायराइड ग्रंथि एक तितली की आकार की, एक हमारे गर्दन में लाइरिक्स के नीचे ये पाया जाता है, और इसके पिछले वाले भाग में 2 दाने की आकार की पैराथायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और इसे स्रावित होने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन का होना जरूरी होता है। इसलिए क्या होता है कि अगर आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में नहीं रही, कम हो गई, तो क्या होता है कि थायरॉक्सिन की स्राव कम हो जाता है या लगभग ना के बराबर हो जाता है, तो हमारी ये ग्रंथि जो है फूल जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होती है? फूल जाती है। तो यहाँ पर हमें ये घेंघा रोग, यहाँ फूलने के बाद उसे बोलते हैं हम लोग घेंघा रोग। घेंघा रोग थायराइड नामक ग्रंथि के फूलने से होता है। ये किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है ना। साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा जनरल मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर की सामान्य उपापचयी क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है ना। हड्डियों, बालों के विकास में भी थायरॉक्सिन हार्मोन सहायक है। अब देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि क्या है। पैराथायराइड ग्रंथि इस थायराइड ग्रंथि के पिछले वाले भाग में 2 लोब्स में पाई जाती है, और ये हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है ना। पैराथायराइड क्या करता है? हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है कि अगर हम लोग कितना भी दूध पिए, अगर पैराथायराइड ग्रंथि अगर हार्मोन स्रावित ना हो तो हमारे शरीर में कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, है ना।
अब आते हैं हम लोग एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, है ना। एड्रीनल ग्रंथि मैंने जब ब्रीक पढ़ाया है उसमें ही बता रखा है कि एड्रीनल ग्रंथि ब्रीक के ऊपर पाया जाता है ना। तो ये रहा एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को जो है मेडुला बोलते हैं। तो बाहरी भाग क्या क्या स्रावित करता है, बाहरी भाग क्या क्या नियंत्रित करता है, ये बाह्य लिंग बालों के आने, जैसे लिंग के पास जैसे भी यौनावस्था में हम लोग प्रवेश करते हैं किशोरावस्था के बाद, तो हम लोग का क्या होता है, स्त्रियों में या पुरुषों में, लड़के या लड़कियों में उसके जननांग में के पास बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये किसके स्राव से होता है, कॉर्टेक्स के स्राव से, यानी एड्रीनल ग्रंथि के स्राव से, है ना। और यौन आचरण का भी नियंत्रण कौन करता है, यौन आचरण का नियंत्रण, यौन आचरण का मतलब है कि जैसे कि यौनावस्था में आप पहुंचे तो उसके बाद युवावस्था का जो आचरण होता है उसको नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पार्ट, यानी बाहरी भाग। आंतरिक भाग जो है मेडुला कहलाता है, यानी उसके अंदर के भाग जो है मेडुला कहलाता है। बाहरी भाग और अंदर के भाग को इसलिए बांट दिया गया है कि दोनों अलग अलग बनावट में भी अलग है और कार्य में भी अलग है ना। तो ये मेडुला भाग क्या करता है कि ये तनाव, गुस्सा एवं उत्तेजना इसके स्राव से होता है। अगर हमें बहुत तेज गुस्सा आती है, अगर एड्रीनल ग्रंथि अगर उसके मेडुला से स्राव होता है हार्मोन्स, तो क्या होता है, हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत उत्तेजना होती है, मतलब बहुत उत्तेजित होकर हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इसे उठो एवं लड़ो भी हार्मोन भी बोला जाता है। क्या होता है कि अगर ये हार्मोन स्रावित होता है तो मनुष्य को उस समय खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाइएगा तो क्या होगा, ये पाचन क्रिया पे भी असर डालता है। ये हार्मोन्स जब स्रावित होता है तो इससे पाचन क्रिया पे भी हमारे असर आती है। इसलिए ज़्यादा क्रोध में अगर हम खाना खाते हैं तो उस समय हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती है, पाचन क्रिया में, है ना। अब आते हैं हम लोग अग्नाशय की लैंगरहंस की दीपिकाएं। ये हम लोगों ने अमाशय पढ़ा था। अमाशय के इधर ही इसके पास अग्नाशय पाया जाता है, जो मैंने पाचन तंत्र में पढ़ाया है। वो अग्नाशय क्या होता है, लैंगरहंस की दीपिका, यानी दो छोटी छोटी वहाँ पे रचना पाई जाती है जहाँ से एक स्राव होता है। कैसी स्राव होती है, यहाँ से अगर हार्मोन स्राव नहीं होता है, इंसुलिन की स्राव होती है। अगर ये स्राव कम हुआ या नहीं हुआ या थोड़ा कम होने लगा तो हमारे शरीर में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जो हम शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं, उसका अवशोषण नहीं होता है हमारे शरीर में और वह सीधे ब्लड में पहुंच जाता है। इस तरह हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग को हम बोलते हैं मधुमेह, है ना। मधुमेह रोग हमें इंसुलिन की कमी से होती है। ये कहाँ से निकलती है, अग्नाशय से, अग्नाशय की लैंगरहंस की दीपिकाएं से, है ना। अब आते हैं छठा, हम लोग पढ़ते हैं जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ अगर ये पुरुष है, मैंने पुरुष बना रखा है यहाँ, तो पुरुष है तो यहाँ वृषण पाया जाएगा, यानी इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। और उससे कौन सी हार्मोन्स निकलेगा, एंड्रोजन हार्मोन्स निकलेगा। एंड्रोजन के सबसे प्रमुख हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन है। अगर ये स्त्री रहे तो यहाँ पे पाया जाएगा, अगर ये स्त्री है तो इस प्रकार यहाँ अंडाशय पाया जाएगा, अंडाशय। ठीक है। और फीमेल हार्मोन्स, इस अंडाशय को निकालने के लिए यहाँ पर फीमेल हार्मोन्स पाया जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फीमेल में पाया जाएगा। ये फीमेल ये जनन हार्मोन्स है ना, सेक्स हार्मोन्स इसको बोलते हैं, जनन हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ फीमेल में यानी महिलाओं में पाई जाएगी। और जनन ग्रंथिया में के पुरुष में जो है एंड्रोजन का वृषण से है एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है। और इसमें से एंड्रोजन के सबसे प्रमुख हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, है ना। तो इससे अधिक आप लोगों को एग्जाम में हार्मोन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किस हार्मोन का कौन कौन सा कार्य है, आप याद रखिएगा। और इसके बारे में मैंने कुछ बता ही दिया है। अगर हार्मोन्स के बारे में मनुष्य के अंतःस्रावित ग्रंथियों की चर्चा करे आएगा तो आप 5-6 हार्मोन्स को लिखिएगा।
नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद अगर चित्र आप बना देते हैं, बनाने के बाद उसको कहाँ कहाँ कौन पाया जाता है, अगर ऐसे डायग्राम बना देते हैं एक मेल का और एक फीमेल का, और इसके बारे में लिख करके इसके अलग अलग कार्यों का नाम लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर सबका कार्य याद रखिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बोर्ड का आप बना सकते हैं, है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट में इसे बताइएगा कि इसमें आप लोगों को क्या समझ में नहीं आई और क्या मैं आगे इससे अधिक आप लोग को बता सकती हूँ। मेरे हिसाब से 10वीं क्लास के लिए ये इतना काफ़ी रहेगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।